नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो कैसे आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट्स करना। तो मैं फिर से हाज़िर हो चुका हूँ कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी के अपडेट लेकर। तो चलो देख लेते हैं कौन-सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है केपीआईटी टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड। देखिए केपीआईटी टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड जो एक देखा जाए तो एक आईटी सेक्टर कंपनी है और इस कंपनी के ऊपर मैं बहुत बार आपको एक बात बता चुका हूँ कि कंपनी का जो बिज़नेस है वो एक सिर्फ एक कैटेगरीज के ऊपर ही कंपनी बिजनेस कर रहा है, वो कैटेगरीज है ऑटो इंडस्ट्रीज। देखिए इस कंपनी टोटली डिपेंड है ऑटो इंडस्ट्रीज के ऊपर। अगर ऑटो इंडस्ट्रीज में आज तेजी देखने को मिला है तो कंपनी के ऊपर भी तेजी देखने को मिलेगा। कल अगर ऑटो ऑटो इंडस्ट्रीज में करेक्शन देखने को मिले तो इसके ऊपर भी भारी भरकम नुकसान देखने को मिलेगा। जैसे सबसे पहले मैं इस कंपनी के ऊपर चार्ट पैटर्न के ऊपर चले जाऊँ तो एक डेटा आपको मैं दिखा दूँ कि मैं अगर प्रीवियस डेटा दिखा दूँ, प्रीवियस डेटा मतलब 2020 मतलब कोविड के सिचुएशन के पहले, तो कोविड के सिचुएशन से पहले आपको डेटा देखेंगे, तो कोविड से पहले ही कंपनी लिस्टिंग हुआ और लिस्टिंग होने के बाद कब लिस्टिंग हुआ था? 2019 में और 19 में लिस्टिंग होने के बाद आप ध्यान देना, 19 में लिस्टिंग होने के बाद एक करेक्शन मोमेंटम देखने को मिला था। उसकी लिस्टिंग होने के बाद कभी भी ऊपर नहीं गया, तो कंटिन्यूअसली नीचे गया था। तो इस नीचे होने के पीछे कारण क्या है? 2018 के बाद ऑटो सेक्टर में बिग फॉल ऑफ देखने को मिला। तो ऑटो सेक्टर गिर रहे थे, तो इस कंपनी तो गिरेगा ही, क्योंकि मैं पहले ही बोल चुका हूँ, कंपनी टोटली डिपेंडेंट ऑटो सेक्टर के ऊपर है। आज ऑटो सेक्टर भाग रहा है तो इसी कंपनी इसलिए भाग रहा है और ऑटो सेक्टर कल जाकर अगर गिरेंगे, देखिए कल गिरेंगे मतलब ये नहीं कि कल मतलब 100% गिरेगा। मैं ये बता रहा हूँ कि जब करेक्शन देखने को मिलेगा तो इस केपीआईटी के ऊपर भी एक फॉल देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल के लिए इस कंपनी की जो सिचुएशन है उस सिचुएशन के बारे में बात करूँ तो आप देखेंगे तो पहले एक कप विथ हैंड पैटर्न्स बना था, फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ और यहाँ तक मेरा टारगेट था 41% के आसपास, तो फाइनली टारगेट को अचीव किया। अभी देखिए फिर से एक रेंज क्रिएट किया और रेंज जो बना था वो हायर लो बनते बनते आगे बढ़ रहा था। तो मैं आपको ये बता रहा था कि जब कोई कंपनी चार्ट पैटर्न कुछ हायर लो बनाते आगे बढ़ रहा है, मतलब जो हाई बन रहा है, मतलब जो लो बन रहा है वो हायर लो का मतलब क्या है? हमेशा जो लो होगा वो प्रीवियस लो से नीचे नहीं आएगा, तो इसको कहा जाता है हायर लो। तो इस तरीके से करके अगर ब्रेकआउट करे तो वहां पे एंट्री लूंगा और वॉल्यूम भी हाई होना चाहिए। तो फाइनली यहाँ पे जो ब्रेकआउट हुआ था वो हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुआ था, तो मैंने एंट्री लिया था और एंट्री लेने के बाद मैं आपको बताया था कि मैं 30% के आसपास टारगेट लेने वाला हूँ। तो 30% नहीं 33% के आसपास टारगेट मिला और मैं 30% में एग्जिट हुआ। तो तो अब यहाँ पे मुझे एक दोस्त ने मुझे पिछले दिन में कमेंट्स किया कि सर आप तो हमेशा टेक्निकली चार्ट पैटर्न कुछ काप विद हंड्रेड पैटर्न कुछ रेंज के हिसाब से रेंज बाउंड के हिसाब से काम करते हैं, तो इस जगह पे आपने टारगेट किस तरीके से डिसाइड किया कि कहाँ तक टारगेट रहेगा? देखिए जब भी कुछ इस तरीके से कुछ एक ही रेंज के ऊपर ट्रेड होने के बाद ब्रेकआउट होते हैं तो उस लेवल में टारगेट किस तरीके से डिसाइड करता हूँ? मैं खुद टारगेट डिसाइड नहीं करता हूँ, मैं हमेशा आपको पिवोट पॉइंट के यूज करता हूँ। मैं पहले बोल चुका हूँ पिवोट पॉइंट का बहुत मैं ज्यादा यूज करता हूँ। देखिए यहाँ पे जो हाईएस्ट पिवोट पॉइंट था उस मंथ का, यहाँ पे देखिए ये जो पिवोट पॉइंट वो नेक्स्ट पिवोट पॉइंट था। उस मंथ का जो हाईएस्ट पिवोट पॉइंट था, मैं थोड़ा सा इसको डिलीट करके आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे साइड कर देता हूँ। अभी ठीक है, अभी देखिए थोड़ा सा क्या हुआ, यहाँ पे जो हाईएस्ट पिवोट पॉइंट था इस पिवोट पॉइंट के अंदर मुझे मतलब इससे टच करने के बाद ही मुझे एग्जिट करना चाहिए था। तो इससे पहले मुझे 30% रिटर्न मिल गया तो मैंने एग्जिट कर लिया। तो हमेशा आपको जब भी कोई इस तरीके से रेंज बनता हो दिखे तो आपको पिवोट पॉइंट का हेल्प लेकर काम करना पड़ेगा। अब पिवोट पॉइंट कहाँ पे मिलेगा? आप अगर आप ट्रेडिंग व्यू को चार्ट पैटर्न यूज करते हैं तो आप यहाँ पे जाइए इंडिकेटर में और उसके बाद यहाँ पे पिवोट पॉइंट सर्च करिए तो आपको मिल जाएगा। नहीं तो आप जीरोधा यूज कर रहे हैं वहां पे आप इजीली पिवोट पॉइंट सर्च करेंगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो इस तरीके से पैटर्न्स के ऊपर मैंने क्यों यूज किया, क्योंकि देखिए एक अपडेट भी है कि मल्टीबैगर आईटी स्टॉक, ऑब्वियसली ये आईटी स्टॉक है मल्टीबैगर, रेज 123% फ्रॉम 52 वीक लो, तो स्टिल डाउन 8% फ्रॉम रिकॉर्ड है, मतलब अभी थोड़ा सा करेक्शन हुआ है, कोई बात नहीं। देखिए लोअर साइड से 123% के आसपास जर्नी होना और वो भी एक साल के अंदर अंदर कोई छोटा मोटा जर्नी नहीं है। तो इस कारण की वजह से हर कोई व्यक्ति केपीआईटी के ऊपर निवेश करके आगे बढ़ रहा है। उसमें आप इंस्टीट्यूशन भी देखेंगे, इंस्टीट्यूशन भी इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यूअसली बाय करते जा रहे हैं। तो आप इस कंपनी के ऊपर क्या राय रखते हैं जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है अशोक लेलैंड। तो अशोक लेलैंड जो है वो इंडिया के हेवी व्हीकल इंडस्ट्रीज में इंडिया के सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी है
और आज अगर देखा जाए तो इंडिया में सबसे ज्यादा अगर कोई बस बना रहा है वो है अशोक लेलैंड। अभी अगर इलेक्ट्रिक बसेस के बारे में बात करूं तो इंडिया में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक बसेस जो है वो कौन बना रहा है, वो है ओलेक्ट्रा गेनटेक। तो तीनों कंपनी बस इंडस्ट्रीज में काम कर रहा है। चार कंपनी एक्चुअली है, एक है टाटा मोटर्स, दूसरा है अशोक लेलैंड, तीसरा है ओलेक्ट्रा गेनटेक और चौथा है आइशर मोटर। ये चारों कंपनी के बस आपको इंडिया में देखने को मिल जाएगा। तो अशोक लेलैंड जिस तरीके से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर काम करना स्टार्ट किया है, जिस तरीके से इलेक्ट्रिक व्हीकल मतलब इलेक्ट्रिक बस बना रहा है, तो उस बेसिस में अशोक लेलैंड का ग्रोथ होने का चांसेस और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इस कंपनी के सबसे ज्यादा वीकनेस पॉइंट अभी क्या है, कंपनी का डेप्थ। तो देखिए कंपनी डेप्थ लेने के बाद भी कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट भी जनरेट कर रहा है। अगर मैं क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करूं, कंपनी के सेल्स में कोई भी कमियां देखने को नहीं मिलेगा। देखिए 2020 में आप देखेंगे कि 3,800 करोड़ का प्रॉफिट सॉरी सेल्स हुआ था। उसके बाद 2021 में 5,500 करोड़ का सेल्स हुआ और 2022 में 9,600 करोड़ के आसपास और 2023 में 11,400 करोड़ के आसपास सेल हुआ। इसका मतलब सेल्स में कोई भी कमी आपको देखने को नहीं मिलेगा। और सेल्स में कमियां ना होने के कारण कंपनी एक्सपेंस को कंट्रोल करने के बाद इंटरेस्ट भी तो कंपनी को ज्यादा पेमेंट करना पड़ा क्योंकि कंपनी के कर्जा ज्यादा है। और सब कुछ मिटाने के बाद भी कंपनी का जो प्रॉफिट है, आप देखेंगे 2020 में कंपनी लॉस किया था 96 करोड़ का, 2021 में 84 करोड़ के आसपास लॉस किया। उसके बाद कंपनी के पीछे मुड़ के नहीं देखा, कंटिन्यूसली कंपनी प्रॉफिट को लगातार बढ़ाते चले जा रहे हैं। और इस बार पिछले क्वार्टर्स को भी बीट किया, एस्टिमेट के हिसाब से ईयर ऑफ ईयर बेसिस को भी बीट किया और क्वार्टर ऑफ क्वार्टर बेसिस को भी बीट किया। तो इसका मतलब एक अच्छा खासा कंपनी का प्रॉफिट जर्नी देखने को मिला और इसी जर्नी के कारण शेयर लगातार लगातार भागते चले जा रहे हैं। अभी देखिए इस कंपनी के कैश फ्लो के बारे में बात करूं तो मुझे कैश फ्लो नेगेटिव देखने को मिला। ये मुझे बहुत वीकनेस देखने को मिला है क्योंकि किसी भी कंपनी के हाथ में अगर कैश फ्लो नेगेटिव है, जहां पे कंपनी खुद बता रहा है कि मेरा 1300 करोड़ का प्रॉफिट हुआ और कंपनी का कैश फ्लो देखने को मिला 4,000 करोड़ का लॉस, मतलब 4,000 करोड़ का नेगेटिविटी। तो यहाँ पे कैश फ्लो ठीक ठाक नहीं है, तो इसमें थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट तो जरूर है। फिर भी इस कंपनी के ऊपर एज ए इन्वेस्टर देखिए एफआईएस ने क्या किया, 16% 15% के आसपास होल्डिंग करके रखे थे। आज वो होल्डिंग बढ़ के हो चुके 20% के आसपास। उसी तरीके से डीएस के बारे में बात करें तो डीएस के पास भी होल्डिंग 16% के आसपास है और पब्लिक के पास 11% का होल्डिंग है और प्रोमोटर के पास 51% का होल्डिंग्स है। तो इसका मतलब जितना होल्डिंग्स डीएस के पास था उसी होल्डिंग को एफआईएस ने ले लिया और पब्लिक के पास जितना होल्डिंग्स है उतना होल्डिंग को कंटिन्यू कर रहा है। अभी देखिए कैश फ्लो में एक चीज मैं बता दूं, कंपनी के ऊपर जो फिक्स एसेट परचेज है, तो कंपनी पिछले सालों से इस बार कंपनी ज्यादा फिक्स्ड एसेट को परचेज किया। और ऑर्डर बुक में आप देखेंगे तो कंपनी को इस बार कितना ट्रेड रिसीव हुआ। अगर कंपनी का ट्रेड रिसीवेबल के बारे में बात करूं तो इस बार कंपनी को साढ़े 4,000 करोड़ के आसपास कंपनी को प्रोजेक्ट मिला और इस सारे कारण के वजह से कंपनी में एक अच्छा खासा ग्रोथ आने का चांसेस है। अभी लास्ट कुछ फ्यू डेज में कंपनी के ऊपर एक शानदार तरीके से डिलीवरी का परसेंटेज देखने को मिला, 40 to 50% के आसपास डिलीवरी का परसेंटेज देखने को मिला है। अभी अशोक लेलैंड के चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूं तो मैंने एक लेवल आपको मेंशन करके दिया था। वो लेवल कुछ इस तरीके से थे, यहाँ पे देखिए बिग ऐसे क्या बना, एक बिग जैसे हेड बना। तो बिग यहाँ पे हेड बना, उसके बाद बिग हेड बनने के बाद यहाँ पे शोल्डर बना और उसके बाद यहाँ पे दो बार छोटा छोटा शोल्डर बना। तो आप छोटा सा दो बार शोल्डर आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद फाइनली इस कैंडल के ऊपर ब्रेकआउट हुआ। मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखा देता हूँ। देखिए ब्रेकआउट किस तरीके से मार्किंग किया जाता है, जो कप विथ 100 पैटर्न्स बना उस लेवल को मार्किंग करना, उसमें कोई भी कैंडल ब्रेकआउट चाहिए, उसके ऊपर कोई भी कैंडल क्लोजिंग चाहिए। इसमें होता क्या है, जब भी कोई ब्रेकआउट उसके बाद ब्रेकआउट के बाद कोई क्लोजिंग कैंडल हो तो यहाँ पे कंफर्मेशन जो है वो ज्यादा हो जाता है, क्योंकि कभी भी कोई लेवल्स को ब्रेकआउट करते हैं तो वो फॉल्स ब्रेकआउट भी हो सकते हैं। तो इसलिए आपको चाहिए कुछ कंफर्मेशन। तो कंफर्मेशन होने के बाद देखिए कंपनी क्या किया, थोड़ा सा ऊपर गया, उसके बाद देखिए एक बार रिटेस्ट किया। तो मैं बार बार बोलता हूँ, इतना लंबा जर्नी करने के बाद अगर कोई ब्रेकआउट हो रहा है तो कभी ना कभी वो रिट्रेसमेंट करेगा। अगर रिट्रेसमेंट करके फिर से भाग रहा है तो सोचना, देखिए एक बार नहीं 2 बार रिट्रेसमेंट किया। तो बहुत सारे लोगों का यहाँ पे क्वेश्चन भी रहते हैं कि सर कंपनी अगर ब्रेकआउट किया है तो ऊपर ना जाने के पहले ही 2-3 बार रिट्रेसमेंट क्यों करता है। उसके पीछे रीजन बता दूं। मान के चलिए यहाँ पे बड़े इन्वेस्टर यहाँ पे एंट्री लिया और वो इस जगह पे एंट्री लेने के लिए 1 लाख क्वांटिटी एंट्री लेने के लिए तैयार है, मगर यहाँ पे हुआ क्या, 1 लाख क्वांटिटी वो ऐड नहीं कर पाए, कुछ क्वांटिटी उसका रह गया, बाई नहीं कर पाए। तो इसलिए जब भी नीचे आए तो इस जगह पे वो एंट्री लिया, फिर से उसको नीचे लेके आए और भी बाकी क्वांटिटी ऐड करने के लिए।
देखिए जब भी यहाँ पे पूरा क्वांटिटी मिल गया उसके बाद देखिए धमाका परफॉर्मेंस कंपनी को वो देखने को मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से जो टारगेट यहाँ पे निकल के आ रहा है करीबन करीबन आप देखेंगे तो एक बड़ा सा टारगेट यहाँ पे निकल के आएगा करीबन 300 रुपीज के आसपास। अगर 300 रुपीज तक टारगेट मिले तो करीबन 79% के आसपास टारगेट मिलेगा। अगर ये टारगेट 2 साल के बाद भी मिले तो भी बहुत बढ़िया होगा। तो बाकी आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है अदानी पावर। देखिए अदानी पावर के ऊपर मैं बात करूं कंपनी का क्वार्टरली जो रिजल्ट है वो आपको शानदार तरीके से देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले मैं क्वार्टरली रिजल्ट इसीलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग यही कह रहे थे कि इसके हिंडनबर्ग का रिपोर्ट आने के बाद कंपनी का सेल्स में कुछ कमियां देखने को मिला था। हाँ ये बात सही है, फिर से कंपनी रिकवर भी की है क्योंकि पहले देखिए 13,000 करोड़ के आसपास सेल्स हुआ करता था, बीच में 7,000 करोड़ बन गया, अभी फिर से 12,000 करीबन 13,000 करोड़ के आसपास बन चुके हैं। तो सेल्स बढ़ा, एक्सपेंस को कंपनी कंट्रोल में रखे, उसके बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले। तो इस सारे पॉइंट्स को आपको सामने रखते हुए मैं एक ही बात कहूंगा कि अदानी ग्रुप, अदानी पावर इंडिया की एक लीडिंग कंपनी है और एक प्राइवेट इंडस्ट्रीज में एक नंबर वन कंपनी है। इस कंपनी के ऊपर इसीलिए इन्वेस्टर भी इसके ऊपर भरोसा करते हैं। जैसे एफआईएस और डीएस के पास देखा जाए तो एफआईएस के पास अच्छा खासा होल्डिंग्स है, डीएस के पास जो होल्डिंग था 5%, वो होल्डिंग को बेच दिया था पूरा का पूरा, अभी धीरे धीरे करके होल्डिंग्स को बढ़ा रहा है। तो इसका मतलब इंस्टीट्यूशन फिर से ट्रस्ट करना शुरू कर चुके हैं। अभी कंपनीज की बैलेंस शीट के बारे में बात करूं तो आप देखेंगे कंपनी का रिजर्व एक टाइम नेगेटिव में चला गया था और अभी क्या हुआ, अभी नेगेटिव को वो पॉजिटिव में कन्वर्ट किया और हाईएस्ट रिजर्व देखने को मिला। कंपनी के पास कर्जा भी है और कर्जा की सबसे बड़ी बात है कंपनी का जो कर्जा पहले 50,000 करोड़ हुआ करता था वो आज कम करके कंपनी करीबन 32,000 करोड़ को लेके आया है। इसका मतलब कर्जा कम कर रहा है तो मतलब कुछ ना कुछ ग्रोथ होने का चांसेस दिखेगा। और एज ए एसेट के बारे में बात करें तो कंपनी के जो आदर्श एसेट में कंपनी को कितना ट्रेड रिसीव हुआ, देखिए इस बार कंपनी का ट्रेड अच्छा खासा रिसीव हुआ करीबन 10,500 करोड़ के आसपास। तो इस कंपनी के ऊपर लास्ट कुछ फ्यू डेज का डेटा दिखा दूं तो कंपनी के ऊपर 100% डिलीवरी देखने को मिला है। तो एक अलग लेवल का डिलीवरी का परसेंटेज यहाँ पे देखने को मिला और इसीलिए शायद स्टॉक में एक मैसिव जंप देखने को मिला। जैसे कंपनी के ऊपर क्या बना, एक कप विद हैंड पैटर्न्स बना और फाइनली क्या हुआ आप देख सकते हैं, फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ। तो इस कैंडिडेट ने ब्रेकआउट दिया और उसके बाद नेक्स्ट कैंडिडेट में कंफर्मेशन किया। तो कंफर्मेशन करने के बाद आप देख सकते हैं कंपनी धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा है टारगेट के नजदीक में। तो टारगेट के नजदीक में मतलब कंपनी का जो रेंज बना है, यहाँ पे दो तरीके से रेंज के ऊपर ट्रेड आप ले सकते हैं। तो बहुत सारे लोग मुझे यहाँ पे क्वेश्चन किया कि सर यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट तो कंफर्मेशन बहुत ऊपर हो गया, तो क्या एंट्री लेना चाहिए? बिल्कुल नहीं। मैं इसके ऊपर जब भी इस लेवल तक करेक्शन होगा तब मैं एंट्री लूंगा। उससे पहले एक रेंज क्रिएट हो चुके हैं, वो रेंज कुछ इस तरीके से है, आपको ये देखना है कि जो रेंज बना एक 30% के आसपास एक रेंज बना, तो दो बार कैंडल बना, ग्रीन कैंडल, यहाँ पे एक बार, यहाँ पे एक बार, दो ग्रीन कैंडल मार्किंग करूं तो यहाँ पे एक रेंज बना 30% के आसपास। तो जब भी इसको टच करेगा तो यहाँ पे एंट्री बन सकता है और यहाँ पे यहाँ तक टारगेट बन सकता है। तो इस तरीके से टेक्निकली चार्ट पैटर्न को सीखने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिए और वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज एक लाइक करिए। और हाँ, आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे मैं सारे मार्केट रिलेटेड अपडेट शेयर करता रहता हूँ। और मेरे वीडियो हमेशा एजुकेशन पर्पस में होता है, कोई भी मेरे तरफ से बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं होता है। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है वेदांता। वेदांता फिर से एक बार आपको डिविडेंड अनाउंसमेंट किया और टोटल इस साल में टोटल कंपनी डिविडेंड दिया 39% के आसपास। तो कंपनी इस बार डिविडेंड कितना दिया वो भी देख लीजिए। कंपनी इस बार 27 तारीख को डिविडेंड अनाउंसमेंट किया था और वो भी 11 रुपीज करके। तो कितनी बार लोगों को, कितनी बार के मतलब कंपनी कितना डिविडेंड मिला आप देख सकते हैं, 11 रुपीज मतलब करके इस कंपनी इस बार डिविडेंड दिया। तो ये था कुछ कंपनीज का अपडेट। वीडियो में अगर जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज लाइक करना, दोस्तों के साथ भी शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।